Assalamu alaikum. Dear students, how are you? I hope that all of you are fine and enjoying good health. तो जो आज हम लेसन देखने जा रहे हैं, दिस इज़ हिस्ट्री ऑफ फार्मूलेशन ऑफ सेल थ्योरी। तो इस लेसन के अंदर हम देखेंगे कि जो सेल थ्योरी है ये कैसे बनी, इसके लिए कौन कौन से साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन की उनकी बेस पे उन्होंने सेल थ्योरी में किस तरह से कंट्रीब्यूट किया, किस तरह से हिस्सा डाला। तो ये चीज़ें सारी की सारी हम देखेंगे आज के लेसन के। चलिए हम अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो नेचुरल वर्ड है उसको ग्रीक्स थे, ग्रीक फिलोसफर्स, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया नेचुरल वर्ड को। तो उनमें से जो सबसे पहले बात आती है अरिस्टोटल की, जिसको अरस्तु कहते हैं। ये हमने हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर भी देखा था कि सबसे पहले अरस्तु का ही नाम आया था। उसने नेचर को दो बड़े किंगडम के अंदर क्लासिफाई किया था। तो उसी तरह से यहाँ पे सेल थ्योरी के अंदर भी उसका एक आइडिया है। उसने कहा था कि जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स हैं ये किसी न किसी तरह से एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। ये अरिस्टोटल की पिक्चर है जो कि अक्सर जगह पे आपको देखने को मिलेगी। तो उसने कहा कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं इनका आपस में कुछ ना कुछ कनेक्शन ज़रूर है, इनके अंदर कोई ना कोई एक चीज़ ऐसी ज़रूर है कि जो दोनों के अंदर मुश्तरका है। तो इज़ देयर अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर शेयर्ड बाय ऑल ऑर्गेनिज्म। तो इससे हमें अरिस्टोटल ने जो बात की थी ना कि जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो आपस के में एक दूसरे के साथ उनका ताल्लुक है। तो इससे हमारे लिए एक क्वेश्चन राइज होता है कि जो फंडामेंटल यूनिट है स्ट्रक्चर का, तो वो क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को शेयर करते हैं कि जिस स्ट्रक्चर से एक प्लांट की बॉडी बनी हुई है, क्या उसी ही बेसिक यूनिट से एक एनिमल की बॉडी बनी है या दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी बनी हुई है। तो इससे ये हमारे साइंटिस्ट के जहन में क्वेश्चन आया कि यहाँ पे कोई एक यूनिट होना चाहिए जो कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद है। बट बिफोर माइक्रोस्कोप वर फर्स्ट यूज्ड इन 17th सेंचुरी के अंदर जब पहली दफ़ा माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल किया गया, उससे पहले कोई नहीं जानता था यकीन के साथ कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक फंडामेंटल यूनिट को शेयर करते हैं। उनकी सब की बॉडीज़ एक फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनी होती है, जिनको बाद में सेल्स का नाम दिया गया। तो ये माइक्रोस्कोप की जब स्टडी हुई, माइक्रोस्कोप की बनने से पहले हमें इस बात का कोई इल्म नहीं था। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि एक ब्रिटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक इन 1665 के अंदर उन्होंने एक अपनी बनाई हुई माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हुए अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क ये प्लांट का एक बार का हिस्सा होता है, उसकी एक छोटी सी टुकड़े को लिया। उसको फिर उसने अपनी हाथ से बनाई हुई माइक्रोस्कोप को उसके नीचे उसको ऑब्जर्व किया। तो ये उसने एक पौधे की जो टहनी थी, या इसको आप एक शाख कह लें, इसमें से उसने थिन स्लाइस ली, छोटा सा एक टुकड़ा लिया। उसको उसने अपने हाथ से बनाई हुई माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया। जब उसने ऑब्जर्व किया तो उसको हनी कॉम्ब, जिस तरह से शहद का छत्ता होता है, उसके अंदर ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं ये वाले, तो इसी तरह के कंपार्टमेंट्स नज़र आए। तो हुक ऑब्जर्व्ड हनी कॉम्ब ऑफ टीनी एम्प्टी कंपार्टमेंट। तो उसको छोटे छोटे कंपार्टमेंट नज़र आए उस थिन स्लाइस ऑफ कार के अंदर। तो उसने उनको सेल्यूलाई का नाम दे दिया। तो फिर जिनको हम आज सेल्स के तौर पे जानते हैं। तो ये उसने जो थिन स्लाइस थी जिसको माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी किया था, ऑब्जर्व किया था, तो वो उसको इस तरह से नज़र आई। इनकी शक्ल बिल्कुल वैसी ही है जैसी कि एक शहद का छत्ता होता है, और इन छोटे छोटे हर एक कंपार्टमेंट को उसने सेलुलाई का नाम दे दिया, जिनको बाद में हम सेल्स के तौर पे जानते हैं। फर्स्ट लिविंग सेल्स वर ऑब्जर्व्ड a few years later by Dutch naturalist एंटोनिन वान लियोनहुक। एंटोनिन वान लियोनहुक ने इसी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, लिविंग सेल्स थे ये, तो जो रॉबर्ट हुक ने स्टडी किए थे ये डेड सेल थे। मतलब ये है कि वो एक दफ़ा प्लांट से टहनी को काट दिया गया था, उसको लैदा कर दिया, वो अब डेड हो चुके थे।
तो वो जिंदा नहीं रहे थे। लेकिन इसने लिविंग सेल्स को स्टडी किया। उसने क्या किया, उसने एंटनी वान लीवनहुक की ये पिक्चर है, इसने टिनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व किया फ्रॉम पौंड वाटर उसने लिया, उसको अपनी माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया, तो उसने उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखा जो कि मूवमेंट भी कर रहे थे, जो कि लिविंग थे। तो जो रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किए थे वो डेड थे, जो एंटनी वान लियोन हुक ने ऑब्जर्व किए वो लिविंग थे, वो जिंदा थे, उनके अंदर मूवमेंट्स हो रही थी, उनके अंदर लाइफ प्रोसेसेस हो रहे थे, तो जो उसने ऑब्जर्व किए थे। और फिर उन्होंने उन ये जो एंटनी वान लियोन हुक है, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो उसने अपनी माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किए थे, उनको नाम दिया एनिमलक्यूल्स का, उनको फिर उसने एनिमलक्यूल्स का नाम दे दिया। उसके बाद हम बात करते हैं रॉबर्ट हुक की। रॉबर्ट हुक एक केमिस्ट था, जो कि एक कीमियादान था, मैथमेटिशियन था, रियाजीदान था, या एक फिजिस्ट था, मतलब फिजिक्स का जो साइंटिस्ट होता है। इसकी जो रिमार्केबल इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज़ हैं उसको इस्तेमाल करते हुए उसने बहुत ज़्यादा डिवाइसेस को इन्वेंट किया, और बहुत ही ज़्यादा उसने मैकेनिकल जो डिवाइसेस हैं उनको इम्प्रूव किया, बनाया भी है और इम्प्रूव भी किया है। तो जिसके अंदर टाइम पीसीज हैं, क्वाड्रेंट हैं, एंड ग्रेगोरियन टेलीस्कोप, तो इनके ऊपर इसने काम किया। तो इसके बाद जो इसने काम किया था वो हमने जैसे कि सबसे पहले रॉबर्ट हुक के बारे में ही पढ़ा है कि इसने थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को लिया, उसको अपनी सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी किया, तो जो कि उसकी पिक्चर भी यहाँ पे दिखाई गई है। तो ये था रॉबर्ट हुक के बारे में। अब हम बात करते हैं जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क की। ये उसकी पिक्चर थी। तो उसने कहा कि कोई भी बॉडी, उसके अंदर लाइफ नहीं हो सकती, किसी भी जिस्म के अंदर जान नहीं हो सकती, उसके अंदर ज़िंदगी नहीं हो सकती जब तक कि उसके जो पार्ट्स हैं वो सेलुलर टिश्यू से नहीं बने। या तो वो सेलुलर टिश्यूज़ के पार्ट नहीं हैं, या वो उनकी बॉडी पार्ट्स हैं वो सेलुलर टिश्यू से नहीं बने हुए। तो ये भी हमारी सेल थ्योरी को सपोर्ट करती है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी सेल्स के या सेलुलर टिश्यूज से मिलके बनती है। ये कहा था जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने 1809 में। उसके बाद हम बात करते हैं इन 1881 ब्रिटिश बॉटनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन, इसने अब डिस्कवर किया न्यूक्लियस इन दी सेल। तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया इन दी सेल में। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, वो डिस्कवर न्यूक्लियस इन दी सेल। तो उसके अंदर आपने बताना है कि ब्रिटिश बॉटनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन इन 1831, इन 1838 जर्मन बॉटनिस्ट मैथियस स्लेडन, इसने कहा कि जो प्लांट टिश्यूज़ हैं वो किससे बने होते हैं। उसने प्लांट टिश्यूज़ को स्टडी किया और फिर अपनी स्टेटमेंट बनाई सेल थ्योरी की। तो ही स्टेटेड दैट ऑल प्लांट्स आर एग्रीगेट्स ऑफ इंडिविजुअल सेल्स विच आर फुली इंडिपेंडेंट। तो उसने कहा कि जितने भी प्लांट्स की बॉडी है, सारी की सारी बॉडी ये मिलके बनी हुई है सेल से, और ये जो सेल्स हैं ये इंडिपेंडेंट हैं। और 1 year later, in 1839, German zoologist Theodor Schwann reported that all animal tissues are also composed of इंडिविजुअल सेल्स। थोडर शवान ने भी यही बात की। मैथियस स्लेडन ने कहा कि प्लांट्स की बॉडी सेल्स के मिलने से बनती है, और जर्मन जोलॉजिस्ट थोडर शवान ने कहा कि जो एनिमल टिश्यूज़ हैं उनकी बॉडी भी इंडिविजुअल सेल्स के मिलने से बनती है। Thus, the Schledens and Schwann proposed the cell theory in its initial form. तो सेल थ्योरी जो सबसे आगाज का किया सेल थ्योरी का, वो दो साइंटिस्ट हैं, मैथियस स्लेडन और जर्मन जोलॉजिस्ट थ्योडर शवान। तो इससे पहले जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने जस्ट रिपोर्ट किया है
तो रिपोर्ट किया कि हमें ऐसी ऑब्जर्वेशन मिली हैं, लेकिन उन्होंने कुछ स्टेटमेंट नहीं दी कि ये हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे लिविंग सेल से ही बनते हैं। लेकिन उन्होंने सिर्फ ऑब्जर्वेशन की है, जैसे कि रॉबर्ट हुक है या रॉबर्ट हुक है, एंटोनिन वान लीवन हुक है, उन साइंटिस्ट ने जस्ट स्टेटमेंट दी थी। तो इन्होंने बाकायदा उसके बाद हम बात करते हैं रिडोल्फ विर्चू की। रिडोल्फ विर्चू इन 1855, जो कि एक जर्मन फिजिशियन था, उसने सेल थ्योरी की एक इम्पोर्टेंट एक्सटेंशन को प्रपोज किया। उसने कहा कि जितने भी लिविंग सेल्स हैं ये अराइज होते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो अगर हम विर्चू की वर्डिंग में बात करें, ओमिनस सेलुला ई सेलुला, के जितने भी लिविंग सेल्स हैं ये पहले से मौजूद सेल से ही अराइज होते हैं। तो ये इसने फिर सेल थ्योरी को मज़ीद एक्सटेंड कर दिया। पहले बात ये हुई जो श्लेडन और शवान ने की थी कि एनिमल्स और प्लांट्स के सेल्स किससे मिलके बनते हैं, बॉडीज़ किससे मिलके बनती हैं, सेल्स से। तो इसने उस थ्योरी को एक्सटेंड किया और कहा कि ओमिना सेलुला ई सेलुला। तो ये रिडोल्फ विर्चू की पिक्चर है। तो उसने सेल थ्योरी के बारे में ये कहा था। तो इसके दौर की बात ये है कि उस वक़्त एक और आइडिया था कि जो लिविंग थिंग्स हैं ये नॉन लिविंग थिंग्स से अराइज होती हैं। तो ये वाला जो इसका आइडिया था ये उस आइडिया के बिल्कुल ख़िलाफ़ था, कंट्रोवर्शियल था। तो इसलिए इसको मतलब क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा है। उसके बाद हम बात करते हैं लुईस पास्चर की। तो उसने क्या किया कि एक्सपेरिमेंटल प्रूफ प्रोवाइड किया जो कि रिडोल्फ विर्चू का था। तो उसने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ एक्सपेरिमेंट के ज़रिए ये साबित किया कि जो रिडोल्फ विर्चू ने बात की है कि ओमिना सेलुला ई सेलुला जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से अराइज नहीं होते, बल्कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही अराइज होते हैं, कि जो मौजूदा सेल्स हैं ये पिछले मौजूद सेल्स से ही अराइज होते हैं। तो इसने फिर उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ प्रोवाइड किया लुईस पास्चर ने इन 1862 में। सेल थ्योरी इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल नॉलेज इन बायोलॉजी. It has wide-ranging effects in all fields of research. After initial presentation of cell theory by Schleiden and Chaban, many details of cells were also studied and the cell theory was extended. तो ये था हमारा आज के हिस्ट्री ऑफ सेल थ्योरी के बारे में। अब हम बात करते हैं कि जो साइलेंट फीचर्स है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से पॉइंट्स को, इन 3 पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो इसके अंदर पहला पॉइंट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या तो वो एक सेल्स के मिलने से बनते हैं या वो बहुत ज़्यादा सेल्स के मिलने से बनते हैं। All living cells are smallest living thing, the basic unit of organization of all organisms. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके स्ट्रक्चर की, उनके फंक्शन का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका बेसिक यूनिट क्या है, सेल है। ये दूसरा पॉइंट है। चाहे हम आर्कियोबैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया की, प्रोटिस्ट की बात करें, फंगस, प्लांट्स, एनिमल, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये सारे के सारे सेल्स के मिलने से बनते हैं। उसके बाद सेल्स अराइज ओनली बाय डिवीजन इन प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स। जो पहले से मौजूद सेल्स हैं अगर वो डिवाइड करेंगे तो नए सेल्स हमारे सामने वजूद में आएंगे। तो ये भी एक सेल थ्योरी का ही एक पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट तीनों पॉइंट हैं। एग्ज़ाम्स में अक्सर ये क्वेश्चन आया होता है, तो इन तीनों को आपने एज इट इज़ याद करना है। तो उसके बाद हम टाइमलाइन देखते हैं। तो अगर हम बात करें 1590 की, तो जैकरियास जेनसन उसने माइक्रोस्कोप बनाई। उसके बाद 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने सेल न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, सेल को डिस्कवर किया। एंटोनिन वॉन लियोन हुक इन 1674 माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व किया। जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क 1809 उसने इम्पोर्टेंस ऑफ टिश्यूज़ को प्रपोज किया। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन उसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया 1831 के अंदर। उसके बाद अगर हम देखें मैथियस श्लेडन
उसने प्लांट टिश्यूज़ को स्टडी किया और कहा कि जो प्लांट्स हैं वो सारे के सारे प्लांट्स वो किससे मिलके बने होते हैं, वो सेल्स के मिलने से बनते हैं। ये बात थी 1838 की। उसके बाद थ्योडर शवान स्टडीज़ एनिमल टिश्यूज़ इन 1839। तो उसने कहा कि जितने भी एनिमल्स हैं वो सेल्स के मिलने से बनते हैं। उसके बाद रुडोल्फ विर्चू इसने बात की 1855 के अंदर कि उसने ओमिना ओमिना सेलुला ई सेलुला कि जो पहले से जो अभी के जो सेल्स हैं जो अराइज हुए हैं ये पहले से मौजूद सेल्स के उसकी डिवीजन से ही बने हैं, उन्हीं से ही बने हैं। ये ए बायोजेंसिस को उसने गलत साबित कर दिया। उसके बाद था लुईस पास्चर 1862 के अंदर, इसने विर्चूज आइडियाज़ को क्या किया, प्रूव किया। तो ये था हमारा आज का लेसन। आई होप दैट के आई हैव क्लियर्ड ऑल पॉइंट्स अबाउट हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, हिस्ट्री ऑफ सेल थ्योरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, गुड लक।